नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो विधायी संबंध थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए सेंटर स्टेट के जो प्रशासनिक संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो केंद्र और राज्य संबंध है उनमें बहुत कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश संविधान के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे टकराव होने की संभावना रहती है। तो आपने पिछला जो अध्याय था उसमें पढ़ा था विधायी संबंध, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में टकराव का कारण बनती है। उसी तरह आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध थे वो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक भारतीय संविधान में भाग 11 में दिए हुए थे। उसी तरह प्रशासनिक संबंध भी आज हम पढ़ने वाले हैं। जो भाग 11 संविधान के जो भाग 11 है उसमें, और अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच में जो संबंध है वो दिए हुए हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध। तो इन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं प्रशासनिक संबंधों की ओर। तो जैसा कि आपको पता है भाग 11 और आर्टिकल 256 से 256 से 63 में विधायी जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बताया गया है। इन दोनों संबंधों की व्यवस्था इन आर्टिकलों में की गई है। तो जैसा कि पहले भी हमारी क्लासों में हमने जो हमारी 7th शेड्यूल है उसमें 7th शेड्यूल 7वीं सूची है, उसमें जो 3 सूचियां दी गई है, 3 जो सूचियां हैं, तो जैसे संघ सूची, संपत्ति सूची और राज्य सूची। तो इन तीनों में हमारे यहाँ लिखा गया है, संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि कौन कौन से कानून है वो संघ बनाएगा, कौन से राज्य बनाएगा और कौन से दोनों बनाएंगे। यानी जो संघ सूची है उसका जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं तकरीबन 100 के करीब हैं। 100 के करीब हैं। तो 100 के करीब सब्जेक्ट हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को रहे। और संपत्ति सूची में भी ऐसा व्यवस्था की गई है कि साधारण परिस्थितियों में राज्य है वो संपत्ति सूची पर कानून बनाता है, लेकिन कई बार जब टकराव आता है तो उसमें फिर राज्य के कानून माने जाएंगे। लेकिन एक अपवाद है, यदि राज्य ने कानून बना दिया है और राष्ट्रपति ने उसकी सहमति दे दी है तो फिर वो राज्य का कानून ही माना जाएगा। तो इन सूचियों के आधार पर प्रशासनिक संबंध है वो बांटे गए हैं। जैसे, लेकिन बांट तो दिए गए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इनमें भारतीय जो संघ है उसको डोमिनेट करती है, तो और जो विवाद का भी कारण बनी हुई है। तो पहले हम उन चीज़ों को बढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विवाद का कारण बनती है, और वैसे इनका बनाया इसलिए गया है ताकि दोनों में सहयोग रहे, समन्वय रहे। तो सबसे पहली हम व्यवस्था पढ़ते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जब जो कि संपूर्ण भारत में है, इनकी नियुक्ति की जाती है। ये एक ऐसी सार्वजनिक सेवाएं होती है जो केंद्र और राज्यों में बंटी हुई है, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं भी कहा जाता है। इनमें अखिल भारतीय जब सेवाएं देखते हैं तो IAS, IPS, जिसको हम SP बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और IFS, भारतीय वन सेवा। तो इसका पहले सिर्फ 2 ही सेवाएं थी,
आईएफएस है उसका निर्माण है वो 1966 में किया गया था। तो अब इन कोई एक आर्टिकल 312 दिया गया है। 312 में राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि कोई भी नई जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। इसी आधार पर 1966 में आईएफएस का निर्माण किया गया था। तो ये इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आईएएस है वो जिला कलेक्टर होते हैं। तो लेकिन इन सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है और इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण है वो राज्य सरकार का रहता है। 1947 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस, जिसको पहले हम आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसके स्थान पर आईएएस और आईपीएस के स्थान पर जो आईपी था जो पहले, यानी आईसीएस के स्थान पर आईएएस और आईईपी के स्थान पर भारतीय पुलिस के स्थान पर आईपीएस नाम दिया गया। संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में इनको मान्यता दी गई है। तो ये सेवाएं हैं, ये जैसे इनका सारा नियंत्रण है वो स्टेट के पास वैसे रहता है तात्कालिक, लेकिन ये एक तरह से संघ जो अपना जो सेंटर है उसके पर के कर्मचारी इनको माना जाता है। तो इस आधार पर केंद्र एवं राज्यों में उच्च स्तरीय प्रशासन के रख रखाव में, पूरे देश के प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में एवं केंद्र एवं राज्यों में सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में इनका योगदान रहता है। यानी ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर आईएएस का निर्माण किया गया या आईपीएस आईएफएस का निर्माण किया गया। तो एक तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवा आयोग है, इसके क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य के संबंध है वो निम्न तरह से है। और ये भी एक ऐसी सुविधाएं हैं जिस पे कई बार टकराव भी हो जाता है। और लगभग लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल है उसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन इनके हटाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है कि वो उससे प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको हटा सकता है। दूसरा, संसद लोक सेवा आयोग का गठन है वो कर सकता है, जो संघ और अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी जब संसद है वो यदि किसी राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेगा या गठन करेगा तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कई बार राज्यपाल की अनुशंसा पर संघ लोक सेवा आयोग है वो भी नियुक्ति का काम कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की अनुशंसा जरूरी होती है। और कई बार लोक सेवा आयोग के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर नियुक्ति का काम है वो संघ लोक सेवा आयोग कर सकता है। तो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति यानी कई बार दो राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यानी नियुक्ति का अधिकार तो राज्यपाल को रहता है, लेकिन इनको हटाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये भी एक व्यवस्था है जो दोनों में सहयोग भी स्थापित करती है और अब कई बार विवाद का भी विषय बनती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था दोहरी है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। यानी ऊपर से लेकर नीचे, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी फिर उसके नीचे
आगे चलते रहते हैं। जैसे तहसील लेवल पे जो कोर्ट होते हैं वो फिर सबसे नीचे ग्राम न्यायालय जो आते हैं। यानी एक पूरा सीक्वेंस के तहत ही हमारे यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर की व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो स्टेट में होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इनका स्थानांतरण और हटाने का काम राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल की इसमें नहीं सुनी जाती है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट न्यायालय का भी निर्माण, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट्स का भी निर्माण कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हाई कोर्ट्स ऑफ पंजाब, HC ऑफ पंजाब और हरियाणा एक ही है, चंडीगढ़ में एक ही है। तो इस तरह कई बार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे दादर नाहर हवेली को हमने मुंबई के साथ जोड़ा है। तो इस तरह से कई बार कई राज्यों के को मिलाकर एक न्यायालय का, जैसे पहले 7 सिस्टर जिसको हम कहते हैं, जो 7 राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, मणिपुर, तो इन सभी को बना के एक ही न्यायालय था, हाई कोर्ट था। लेकिन अब बदल दिए गए हैं। तो अब ये एक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें एकीकृत न्याय व्यवस्था हमने अपनाई है। यानी नियुक्ति और स्थानांतरण और उसको हटाने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। फिर आपातकालिक उपबंध या आपातकालीन जो होती है उसमें संबंध कैसे रहेंगे। तो आपको पता ही है कि धारा 352, 356 और 360। 352 कहती है कि जब राज्य पर, यानी राज्य का मतलब हमारे देश पर, किसी बाहरी आक्रमण होता है या किसी तरह की कोई सशस्त्र क्रांति होती है, तो इसमें केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इसी प्रकार इस स्थिति में संपूर्ण राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। यानी जो सरकार है उसको निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन काम है वो सेंट्रल संसद के पास चला जाता है। उसी तरह 356, यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी यदि राष्ट्रपति को इस तरह का मैसेज मिलता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कोई भी कार्यकारी प्राधिकारी है वो इसकी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। यानी इन सभी की शक्तियां हैं, चाहे वो राज्यपाल हो या कोई और हो। तो यानी जो विधानसभा की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। वित्तीय आपातकाल 360, जब भारत की जो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन है वो यदि खराब हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य के कार्यरत जो सरकारी कर्मचारी और अन्य एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने के आदेश भी, वेतन कटौती का भी आदेश दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो आपातकालीन जो हमारे 3 उपबंध हैं उनमें भी केंद्र के पास राज्य की सारी प्रशासनिक शक्तियां चली जाती हैं। अन्य उपबंध, यानी और भी ऐसे उपबंध हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में ऐसे खींचतान चलती रहती है या प्रशासनिक जो संबंध है उनमें टकरात रहती है। जैसे आर्टिकल 355 में स्टेट को, यानी सेंटर को, स्टेट को नहीं, सेंटर को
दो कर्तव्य सौंपे गए हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में स्टेट को दो कर्तव्य सौंपे गए हैं। जैसे पहला है बाहरी आक्रमण के समय राज्यों की सुरक्षा, यानी राज्यों की सुरक्षा करने का अधिकार है, वो सेंटर के पास है। प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही, ये सुनिश्चित करना भी केंद्र के पास अधिकार सुरक्षित है। तो जब ये दोनों कर्तव्य अपने पूरे करता है तो यानी ये तो 352 के अधीन आ ही गया, ये तो 352 में आ ही गया। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना ये 356 के अधीन आ गया। तो ये कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली 355 में भी ये कहा गया है कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी जो स्टेट, यहाँ मेरे कहने का मतलब सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ये सुनिश्चित करे वो कि राज्य है उसकी सरकार संविधान सम्मत है या फिर बाहरी आक्रमण में राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है। तो इसमें सारे जो प्रशासनिक अधिकार है वो संसद के पास सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है काफ़ी विवादित चीज़ है, उसको लेकर भी बहुत बार झगड़ा रहता है, या फिर यूँ कहें कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल है वो काम करता है। यानी राष्ट्रपति जब जो कहेगा उसका पालन करवाना स्टेट में राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि जो संसद के द्वारा कानून बनाए हैं कि उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो जिसमें ये कहा गया है कि इस वजह से प्रशासनिक संबंध है वो काफ़ी बार बनते बिगड़ते रहते हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति राज्यपाल से की जाती है, लेकिन हटाने की एक विशेष प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पावर दी गई है। ये विशेष प्रक्रिया है जब हम जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है या फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना है या फिर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है क्योंकि उसमें संसद के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। जब संसद है वो विशेष बहुमत से राष्ट्रपति को बोलती है कि हाँ इनका हटाया जाना वाजिब है, तो ही राष्ट्रपति इनको हटाने की कार्रवाई करता है, जिसका विस्तार से वर्णन हम नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय, यानी ये तो अभी तक हमने जो हैं वो संविधान में व्यवस्था की गई है, ये तो संविधान में व्यवस्था की गई है, लेकिन अब जो ये हैं ये गैर संवैधानिक है। ये यानी बाद में संविधान बनने के बाद में जो संसद के कानून है उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है। जैसे योजना आयोग, अब इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। तो जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, जो समय समय पर राज्यों के लिए प्लान तैयार करता है और पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और केंद्र और राज्यों के वित्तीय जो मामले थे उनको देखता था, तो उसकी नियुक्ति से उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य, ये सारे हैं वो सेंटर के पास रहते हैं। उसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद जो गैर सरकारी संगठन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय और परिवार कल्याण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसको भी ख़त्म करने की बात चल रही है। तो इसकी जगह शायद दूसरा एक आयोग NET शायद बना दिया गया है। तो ये कुछ ये गैर सरकारी संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि आर्टिकलों में है ही नहीं ये। तो इनके माध्यम से भी प्रशासनिक संबंध है वो स्टेट और सेंटर के आपस में बनते या उनमें समायोजन रहता है। प्रशासनिक संबंध अब हम एज ए अकेडमिक पढ़ते हैं कि BA या MA के बच्चों को, अभी तक तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि BA और MA के बच्चों को किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, यदि ऐसा आता है तो इसमें आप देखो कि प्रशासनिक संबंध ये पहले जो मैंने बताई दिए हैं, तो उन्हीं को हम विस्तार से जब हम पढ़ते हैं
तो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इसी में भी बात कर ली है कि समवर्ती सूची में 52 के करीब विषय हो गए हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसी वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि संघीय सूची में 100 विषय बताए थे मैंने, राज्य सूची में जो 66 थे अब 61 हो चुके हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं और राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में लगभग 52 सब्जेक्ट हैं। पहले जो 47 थे उनको बढ़ाकर 52 कर दिया गया है, तो वो आप करेक्ट कर लेना। तो अब हम उस तरह देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कई बार पूछ लिया जाए। तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि 11वें भाग में अनुच्छेद 256 से 53 के बीच में प्रशासनिक आयोग का जिक्र किया गया है, और जो अनुच्छेद आर्टिकल 73 है उसमें इसमें लिखा गया है कि उन विषयों के संबंध में जिनमें कानून बनाने की शक्ति संघ को दी गई है, सेंटर को दी गई है, प्रशासनिक शक्ति संघीय सरकार को प्राप्त है। कौन से में? जो सूची दी गई है संघ सूची, यानी जो 100 अपने जो सब्जेक्ट हैं उनमें। और आर्टिकल 162 है, उसमें राज्य की शक्ति के बारे में अधिकार दिया गया है कि जिन पर राज्य, यानी जो राज्य सूची है जिसमें अभी 61 विषय हैं, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार है, वो राज्य को रहता है। तो डीडी बसु क्या कहते हैं इस मामले में? डीडी बसु कहते हैं कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर करती है। यानी यदि संघ सरकार की सफलता और सुदृढ़ता, यानी दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन कैसे हैं, उस पे डिपेंड करती है। तो पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के लिए बाधा नहीं बन सकती है। आर्टिकल 257 में कहा गया है कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते समय या इस तरह प्रयोग करेगी जिससे कि संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन निश्चित रूप से हो सके। यानी ऐसी किसी भी कानून का निर्माण नहीं करेगी जिससे कि संसद के बनाए गए कानूनों का विरोध होता है। नेक्स्ट क्या कहता है? राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा, ये मैंने बता ही दिया है कि राज्यपालों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और राष्ट्रपति के होने की वजह से एक तरह से केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करेंगे। संवैधानिक मुखिया है वो राज्यपाल होता है राज्य में। फिर भी कुछ परिस्थितियों में वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, हालांकि संवैधानिक होता है, यानी संवैधानिक का मतलब वो हमेशा प्रयोग नहीं करता, लेकिन कुछ वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वो कुछ विशेष परिस्थितियों में करता है। राष्ट्रपति के प्रति वो उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति ही उसको पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, और जो देश में होने वाले, चाहे वो संसद के हो या फिर स्टेट असेंबली के चुनाव हो, उनकी नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व के संचार साधनों को निर्माण और देखभाल करने के संबंध में केंद्र की, यानी किसी राज्य में सैनिक महत्व के कोई संचार के साधन है तो उनका निर्माण करना है या फिर उनकी देख रेख करने की शक्ति है, वो सेंटर के पास रहती है। यानी कि जैसे राजस्थान में बॉर्डर लगती है, तो बॉर्डर के आसपास संचार के साधन हैं, यानी जितने भी संचार के साधन हैं जो मिलिट्री के लिए काम आते हैं, तो उनकी देखभाल करना वो एक तरह से सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, उसका निर्माण करने की शक्ति उसके पास। रेलवे लाइन, यानी रेलवे है, वो एक सेंटर का उपक्रम है, केंद्रीय सरकार का उपक्रम है,
तो उसकी सुरक्षा के संबंध में भी कानून बनाने के लिए, आदेश देने के लिए केंद्र सरकार है वो स्वतंत्र रहती है। और जल मार्गों की सुरक्षा के लिए भी राज्य को निर्देश दे सकती है। तो यानी ये निर्देश देने का, आर्डर देने का काम यहाँ रहता है। नदी जल बंटवारा विवाद निपटाने के लिए भी एक अलग से यानी नदी जल के बंटवारे के लिए भी नदी जल अधिनियम 1956 में बनाया गया है। 1956 में बनाया गया है। तो उसके तहत ही जो नदी जल जो विवाद है उनके लिए एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है और इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। यानी एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य, उस ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे। जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्य कर रहे न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो कार्यरत या फिर जो काम कर चुके हैं ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इनके निर्णय को के विरुद्ध भी आप स्टेट है वो बाध्य होंगे और इनकी अपील भी कहीं नहीं की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई है। 1956 में नदी जल विवाद अधिनियम बना और एक ट्रिब्यूनल बना। जो नदी का मतलब जैसे नदी है वो एक राज्य में तो बहती नहीं है, वो एक जैसे हरियाणा से पंजाब में आती है, पंजाब से हरियाणा में आती है, राजस्थान में आती है, फिर अरब सागर में गिरती है। तो इसी तरह गंगा नदी है वो उत्तराखंड से चलती है और बहते बहते यूपी भी बंगाल में जाकर और फिर समुद्र में मिलती है। तो ये कई बार नदियों के जल को लेकर विवाद हो जाते हैं। तो उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था करना केंद्र का हाथ रहता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अंतर्राज्यीय परिषद यानी आर्टिकल जो 263 है उसमें एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से एक अंतर्राज्यीय परिषद की, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे कुछ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो और जिनका काम है वो राज्य और सेंटर के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उनको बैठ कर निपटाना, इनकी सभी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी पीछे 2018 में इसकी 13वीं बैठक हुई थी और काफ़ी काम इसमें किया गया था। 263 याद रखने वाली बात है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम 1990 में पहली बार इसका गठन किया गया था। आपातकालीन घोषणा वाला मैंने बता ही दिया है, आर्टिकल 352, 356 और 360। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था मैंने आपको बता ही दी है कि अखिल भारतीय सेवाएं कार्य तात्कालिक रूप से राज्य और वास्तविक रूप से सेंटर के अधीन होती है। आर्थिक सहायता देना यानी जब सेंटर है वो राज्यों को आर्थिक सहायता या मदद देता है। जो 275 यानी जब वित्तीय संबंध पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 275 है, उसमें राज्यों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता की जाती है और ऐसी सहायता समय राज्यों को आवश्यक निर्देश और आदेश भी सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में भी निर्देश या आदेश दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 351 में इस बारे में चर्चा की गई है कि सुनिश्चित करने के लिए कि राजभाषा हमारी जो हिंदी भाषा है उसका विकास को सुनिश्चित करने के लिए आदेश निर्देश दिए जा सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में भी यानी आर्टिकल 350 में स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के बालकों की शिक्षा एवं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में मैंने आपको बता ही दिया कि उच्च न्यायालय के
और न्यायाधीश और जो कर्मचारियां हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। और जो धन विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति है वो उनकी पूर्व सहमति से ही पारित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल है वो उनको राष्ट्रपति के लिए फॉरवर्ड भी कर सकता है। पूरा विश्वास है, पूरी मान्यता खंड, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरा विश्वास, पूरी मान्यता खंड, यानी कि आर्टिकल 261 है वो क्या कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, पब्लिक एक्ट हैं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्रवाइयों को समूचे भारतीय क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारत राज्य क्षेत्र में किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, निर्णयों उस राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर क्रियान्वित या लागू किए जाएंगे। इस तरह इस प्रावधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य निहित किए गए हैं। यानी जो भी संसद के काम है उनके कानूनों को पूरी मान्यता और विश्वास के साथ लागू किए जाएंगे। साथ ही साथ जो न्यायालय हैं उनके जो फैसले हैं वो पूरे राज्य में एक ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ और मान्यता के साथ लागू किए जाएंगे। इन सब के होते हुए भी सीआरपीएफ जो हमारी एक सशस्त्र पैरामिलिट्री फोर्स है उसका भी प्रयोग है वो समय समय पर होता रहा है। कई बार जो मजदूरों जो जैसे 1968 में कर्मचारियों की हड़ताल थी केरल में, उसके लिए कानून व्यवस्था भंग हो गई थी तो सीआरपी का प्रयोग किया गया था। उसी तरह 1969 में जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना और काशीपुर गन फैक्ट्री के प्रबंधन और मज़दूरों के बीच में जो स्थिति पैदा हो गई थी उसके लिए उड़ीसा में इस तरह से रिजर्व पुलिस भेजी गई थी। तो कहने का मतलब जो रिजर्व पुलिस का प्रयोग है अड़ियल राज्य सरकार को ठीक रास्ते पर लाने के लिए एक प्रभावशाली एक प्रयोग है। ये अमल रे कहते हैं कि उनको जो अड़ियल सरकारें हैं उनको रास्ते पे लाने का एक अच्छा हथियार रहता है। उसी तरह कई बार विवाद होते हैं। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 9 राज्यों की विधानसभा उन्होंने भंग कर दी थी क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक विधानसभाएं थी। उसी तरह 82 में कांग्रेस ने भी जब इंदिरा की सरकार आई थी तो 9 विधानसभाओं को भंग करवा दिया था जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी। उसी तरह 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को और राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो इस तरह से भी कुछ नए डेवलपमेंट राजनीति में होते रहते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।